हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं C++ में थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की। देखिए, थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हम मल्टीपल कोड को पैरेलली चला सकते हैं। एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो हम पैरेलल चला ही सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जबकि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ही प्रोसेसर है। अब हार्डवेयर की टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो हमारा एक प्रोसेसर के अंदर भी मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, तो हम इसको पैरेलली चला सकते हैं। अब सोच के देखो, आज तक जो हम अपना कोड लिख रहे हैं उसमें हम जो भी कोडिंग करते हैं वो सीक्वेंशियली चलती है। अभी आपने एक फंक्शन को कॉल किया, उसका कोड चल रहा है, फिर दूसरे फंक्शन को कॉल किया, उसका कोड चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दो कोड पैरेलल चल रहे हैं। तो थ्रेडिंग को कुछ ऐसा समझिए जैसे आप अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में आप गाने भी सुन रहे हैं। तो दो काम आप एक्चुअल में एक साथ कर रहे हैं। तो अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है C++ में, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा कोडिंग विंडो पे। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जरूरी है C++ में अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं और अगर आपको कुछ इनपुट आउटपुट कराना है, आप Cout को यूज करते हैं, Cin को यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले इंक्लूड कराना रहेगा IOStream हेडर को। इसके बाद अगर आपको थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है तो एक हेडर आपको इंक्लूड कराना होगा, थ्रेड। ये दोनों के अंदर जो क्लासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी प्रीडिफाइंड चीजें हैं, उनको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस में, यानी STD नाम का एक नेम स्पेस बना हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। यूजिंग नेम स्पेस STD ऐसा लिखकर हमने ये कह दिया है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर STD नाम के नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं और इस नेम स्पेस के अंदर जितनी चीजें डिक्लेयर्ड हैं उनको हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये लाइन ना लिखें तो हमें STD स्कोप रेजोल्यूशन लगा लगा के वो चीजों को यूज करना पड़ेगा, इवन Cin Cout को भी। अब मैं यहां पर ना एक सिंपल सा फंक्शन बनाने वाला हूं। नॉर्मल फंक्शन है जो कुछ प्रिंट करा दे। जैसे मैंने लिखा void print। अब ये प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं दो चीजें एज एन आर्ग्यूमेंट लेने वाला हूं। एक तो वो मैसेज जिसको मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मैसेज नाम रख लेता हूं। और दूसरा, कितनी बार इस मैसेज को रिपीट करना है, तो वो हो जाएगा काउंट। अब देखिए, ये जो भी मैसेज है इसको मैं लूप लगा के बार बार प्रिंट करा रहा हूं। ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक फॉर लूप लगा लेते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल i लेते हैं जिसकी वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू काउंट तक चलाता हूं जो हमें आर्ग्यूमेंट में मिला है, और i को लगातार मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं। और इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर, अब फॉर लूप में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे चलेगा। यहां पे आप Cout स्टेटमेंट लिख रहे हो, Cout में सबसे पहले मैसेज आप प्रिंट करा देते हो, जो भी मैसेज आपको आर्ग्यूमेंट के रूप में मिला था। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस प्रिंट कराओ और i की वैल्यू प्रिंट करा दो। तो i की वैल्यू क्या है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे बढ़ेगी कब तक, जो भी काउंट की वैल्यू है वहां तक। और इसके बाद मैं लाइन को चेंज करने के लिए एंड L लगा देता हूं। दैट्स इट। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आप लूप की बॉडी में लिखना चाह रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो चुका है। छोटा सा कोड लिख के बता देता हूं मैं। अगर मैं लिखता हूं मेन, और मेन के अंदर मैंने ये प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी मैं मैसेज पास कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो हेलो नाम की एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दी है और कुछ भी नहीं है। और साथ में मैं बोल रहा हूं इसको 5 बार चलाना है। सिंपल है। तो अगर मैं इस स्टेट पे इसको चलाऊं, यहां पर मैं एंड L लिख देता हूं और रिटर्न 0 भी लिख देता हूं, एंड यहां पर मैं इसको रन करता हूं। G++-std equals to C++17-o test.cpp। ये कंपाइल हो गया है, कोई एरर इसके अंदर नहीं है। अब मैं इसको रन करने वाला हूं। रन करने के लिए ./test, दैट्स इट। ये आप देख रहे हैं hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5 आएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अच्छा, क्या होगा अगर मैं इसको 2 बार चलाऊं, ठीक है, दूसरी बार चलाऊंगा जब, तो मैं इधर हेलो नहीं, कुछ मैसेज चेंज कर देता हूं ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा वाला प्रिंट फंक्शन चला है। तो मैं इधर हेलो की जगह कर देता हूं बाय, और इसको भी 5 बार चला देता हूं। अब मैं इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल किया और यहां पे मैं रन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं पहले मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5। तो क्या हुआ होगा, जब ये प्रिंट फंक्शन चला तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन चलेगी ना। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होना, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होना। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी अगली लाइन पर हम आ सकेंगे, और ये पूरा कंप्लीट होने का मतलब है ये कोड पूरा चलना, ठीक है। उसके कारण हमें ये मैसेजेस दिख रहे हैं, और उसके बाद दूसरा वाला प्रिंट चल रहा है, तो ये बाय वाला 5 बार चल रहा है। तो ये भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं दोनों पैरेलली चलें, और
एक मैसेज और मैं प्रिंट करा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं दिस इज एंड ऑफ मेन फंक्शन। बस इतना मैं प्रिंट करा देता हूं। ये कब प्रिंट होगा? ऑब्वियसली ये दोनों प्रिंट फंक्शन चल जाएंगे, उसके बाद प्रिंट होगा। चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने कंपाइल किया एंड दिस इज रन। आप देख सकते हैं कि दिस इज एंड ऑफ मेन फंक्शन सबसे लास्ट में चलेगा। बट अब मैं क्या करना चाहता हूं कि ये दोनों फंक्शंस जो मैंने कॉल किए, दोनों अलग अलग कॉल है। सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो पर दोनों मेमोरी में अलग अलग बनेंगे, दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होंगे। एक पहले पूरा चलेगा फिर दूसरा चलेगा। मैं चाहता हूं दोनों पैरेलली चले, तो मुझे यहां पे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है? आपने ऊपर हेडर तो इंक्लूड करके रखा ही हुआ है थ्रेड। मुझे सिर्फ इतना करना है कि यहां पर थ्रेड क्लास को यूज करना है और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये मैंने एक थ्रेड बना दी। अब ये थ्रेड क्या है? अभी इतना समझो कि एक थ्रेड एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, तो दूसरी थ्रेड दूसरा पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। अभी नॉर्मली अगर आप थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं इंप्लीमेंट करते हो तो आपका मेन फंक्शन चलता है। मेन फंक्शन में जो भी कोड लिखा है वो एक सीक्वेंस में चलता है। इसका मतलब हमारा पूरा कोड भी एक सिंगल थ्रेड में चल रहा होता है। उसका सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, एक सिंगल फ्लो है कि इसके बाद ये लाइन चलेगी, इसके बाद ये लाइन चलेगी। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना ले, उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, कुछ इस फंक्शन में लिखी है, कुछ उस फंक्शन में लिखी है, कुछ कहीं लिखी है, वो सब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर मैंने इन टोटल मिला के 100 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है तो उनका एक सीक्वेंस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, लाइकवाइज सिंक्रोनसली, पैरेलल नहीं हो रहा है, एक साथ नहीं चल रहे हैं सब, एक लाइन के बाद ही दूसरी लाइन चल रही है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि पैरेलल चलाएं। तो मैं चाहता हूं अगर दो कोड पैरेलली चलें तो इसका फ्लो, इस कोड का फ्लो अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। इसका फ्लो चलेगा तो इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन चलेगी। इसका फ्लो चलेगा तो इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन चलेगी। और ये दोनों सेपरेट हैं पर ये दोनों पैरेलल चल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एक ही प्रोग्राम का पार्ट। और वही मैं करने वाला हूं। ये जो T1 थ्रेड मैंने बनाई है, बेसिकली T1 ऑब्जेक्ट है थ्रेड क्लास का। और आप जानते हो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो मैं इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूं। क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं? देखिए, ये जो फंक्शन बनाया है ना प्रिंट, ये मैं इसके अंदर पास कर रहा हूं। यस, ये मैं इसके अंदर पास कर रहा हूं। और प्रिंट फंक्शन में जो तुम आर्ग्यूमेंट पास करने की बात कर रहे थे वो तुम यहां पर पास कर सकते हो, जैसे हेलो। ठीक है, हेलो। और तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? ये 5। तो यही चीज जो मैं यहां से कॉल कर रहा था, यहां से कॉल नहीं करूंगा। अब मैं प्रिंट फंक्शन को अपने हिसाब से कॉल नहीं करूंगा। मैं एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको मैं इस फंक्शन को उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। यस, यू कैन पास अ फंक्शन। कैसे? ये एक्चुअल में फंक्शन का एड्रेस पास हो रहा होगा, राइट? ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है C++ में तो कोई बात नहीं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मैंने फंक्शन का एड्रेस पास कर दिया है सो दैट कि ये जो थ्रेड है ये हमारे इस फंक्शन को जब चाहे कॉल कर सकता है। तो अब वो कॉल करेगा, हमें नहीं कॉल करना है प्रिंट फंक्शन को, वो कॉल करने वाला है। अभी हम कर रहे थे प्रिंट फंक्शन कॉल, अब हम नहीं कर रहे हैं। अब थ्रेड खुद कॉल करेगी प्रिंट फंक्शन को। तो थ्रेड ऑब्जेक्ट को मैंने अपना फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास करने वो भी मैंने सप्लाई कर दिए और ये मेरी एक थ्रेड बनके तैयार हो गई। और इसी तरीके से मैं एक और थ्रेड बनाऊंगा T2 और इसके अंदर भी सेम प्रिंट फंक्शन पास कर रहा हूं, लेकिन इस बार जो मैसेज दे रहा हूं वो है बाय। और इसको मैं चाहता हूं 5 बार चले, तो बस ये भी हटा दिया। गॉट इट? अब देखिए क्या है सिचुएशन। ये है कि बाय डिफॉल्ट भले ही हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं भी कर रहे थे, हमारा पूरा प्रोग्राम एक सिंगल थ्रेड में चल रहा था, विच इज कॉल्ड मेन थ्रेड। तो हमारा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, तो मेन फंक्शन से हमारा फ्लो स्टार्ट होता है और वो जो फ्लो है वो एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो भी एक थ्रेड है, वो बाय डिफॉल्ट थ्रेड है, उसको मेन थ्रेड बोलते हैं। और मेन थ्रेड तो अभी भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर कितनी थ्रेड्स हैं, तो एक्चुअल में इसमें 3 थ्रेड्स हैं। T1 और T2 हमने बनाई हैं जो कि मेन थ्रेड के अंदर है, क्योंकि मेन थ्रेड चल रही है मतलब क्या है? मेन फंक्शन चल रहा है।
मेन थ्रेड का मतलब सिर्फ मेन फंक्शन ही नहीं है। मेन फंक्शन ने किसी को कॉल किया तो वो फंक्शन भी चल रहा है, फिर उसने किसी को कॉल किया तो वो भी चल रहा है, अल्टीमेटली वो मेन थ्रेड चल रही है। तो मेन थ्रेड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो मेन थ्रेड का पार्ट है। इवन ये जो थ्रेड ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ये भी मेन थ्रेड का पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक थ्रेड के अंदर हमने दूसरी थ्रेड बनाई है, तो चाइल्ड थ्रेड्स के तौर पे आप इसको देख सकते हो। तो 3 थ्रेड्स हो गई हैं, एक मेन थ्रेड, T1 थ्रेड और T2 थ्रेड। अब तीनों पैरेलल चल रही हैं, तीनों पैरेलल चल रही हैं, लेकिन मेन थ्रेड सुपीरियर है। मेन थ्रेड और T1 T2 में फर्क है। मेन सुपर थ्रेड है और T1 T2 उसकी चाइल्ड थ्रेड्स हैं। विच मीन्स अगर मेन थ्रेड एंड हो गई तो T1 और T2 का क्या होगा? समझ में आ रहा है? मेन थ्रेड अगर खत्म हो गई तो T1 और T2 को भी फोर्सफुली खत्म होना पड़ेगा। इज इट? चेक करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को अभी चला के आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, रन करता हूं। आप देख सकते हैं क्या हुआ। सबसे पहले 3 थ्रेड्स हैं आपके पास, मेन, T1, T2। ठीक, मेन थ्रेड चलना शुरू होती, कोई भी थ्रेड पहले चल सकती है और चलेगी, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगी उसके बाद दूसरी थ्रेड चलेगी। ये कुछ ऐसा सोचो कि ये 3 थ्रेड्स हैं और तीनों को प्रोसेसर की ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के लिए। अब पहली थ्रेड को, इसमें टाइम शेयरिंग बेसिस पे ये चलती हैं। अभी थोड़ी बड़ी यूनिट पे हम सोच लेते हैं। मान लो पहली थ्रेड, मेन थ्रेड जो है उसको चलने में, उसका जो भी कोड है उसको चलने में 10 सेकंड लगते हैं, और T1 थ्रेड है उसको चलने में 8 सेकंड लगते हैं, और T2 थ्रेड है उसको चलने में 5 सेकंड लगते हैं, सपोज करो। अब क्या होता है कि पहली थ्रेड कोई भी हो सकती है इसमें से, उसका नंबर आता है, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए एग्जीक्यूट करता है, लेट्स से 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगा। तो क्या होता है, 1 सेकंड के बाद इस थ्रेड को छोड़ देता है प्रोसेसर और दूसरी थ्रेड को पिक कर लेता है। वो 1 सेकंड चलेगी, फिर उसको भी हटाएगा और तीसरी थ्रेड को ले लेगा। तीसरी थ्रेड का भी 1 सेकंड हो जाता है तो फिर वापस से पहली थ्रेड को ले लेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, एक साइकिल में हर थ्रेड को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है। अब थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि एक थ्रेड को स्टार्ट किया तो पूरा चला दिया फिर दूसरी थ्रेड। अगर वैसा करेगा तो सिंक्रोनसली हो जाएगा ना, सीक्वेंस में हो जाएगा वो। तो हम क्या चाह रहे हैं, पैरेलल चले। तो थोड़ा सा इसका कोड चला, थोड़ा सा इसका कोड चला, थोड़ा सा इसका कोड चला, पर ये सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है। मैंने 1 सेकंड 10 सेकंड बोला है, एक्चुअल में तो यूनिट बहुत छोटी होगी, सेकंड तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। हो नहीं रहा है एक साथ, क्योंकि हमारे सिस्टम में तो एक ही प्रोसेसर है। तो एक्चुअल में वो एक फीलिंग दे रहा है कि वो एक साथ हो रहा है। अब ठीक है, हमने यहां पर मेन थ्रेड के अंदर T1 बनाया, T2 बनाया, वो अपना काम करेंगे, प्रिंट फंक्शन कॉल होगा। तो अब आप देखो, सबसे पहले ये वाली लाइन चल गई, मतलब ये दोनों चली होगी, थ्रेड ऑब्जेक्ट बना होगा, ये बन गया होगा, उसके बाद ये लाइन चली होगी। तो मेन थ्रेड की ये वाली लाइन चल गई, और जैसे ही ये वाली लाइन चल गई, ठीक है, तो मेन थ्रेड का काम खत्म होने वाला है। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, पर मेन थ्रेड का काम खत्म होने वाला है। और इसीलिए यहां पे ये टर्मिनेशन का मैसेज आ गया है। अब ये टर्मिनेशन का मैसेज भी काफी बड़ा है, आधा यहां पर भी लिखा हुआ है। तो ये मैसेज पूरा प्रिंट भी नहीं हो पाया था। T1 थ्रेड चलने लगी, उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है। हेलो के बाद ये बाय प्रिंट कर रहा है। हेलो के बाद 1 प्रिंट करना था ना उसे, तो हेलो के बाद उसे आई की वैल्यू 1 प्रिंट करनी थी, पर क्या हुआ, वो बस हेलो प्रिंट कर पाया और उसका टाइम खत्म हो गया। प्रोसेसर ने बोला कि हम अगली थ्रेड को चलाएंगे, और T2 थ्रेड को चलाने लगा, उसमें बाय उसने प्रिंट किया। उसके बाद फिर पहली थ्रेड का फिर से नंबर आ गया, तो हेलो 2 प्रिंट हो गया। ऐसे करके हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5 इस तरीके से चल रहा है। ये जो 1 आया होगा ना, ये हेलो 1 आया होगा, बाय बीच में घुस गया है और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं हो रहा है ना कि एक थ्रेड अपना पूरा काम खत्म कर ले फिर दूसरी थ्रेड का नंबर आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ये हेलो वाली थ्रेड चली होगी, उसका मैसेज हेलो प्रिंट हो पाया होगा, स्पेस प्रिंट हो पाया होगा, लेकिन उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट होती उससे पहले ही उसका मौका हट गया और दूसरी थ्रेड चलने लगी, और बाय प्रिंट हो गया क्योंकि दूसरी थ्रेड में मैसेज है बाय, और उसकी वैल्यू प्रिंट होती उसके पहले उसका मौका भी छिन गया और वापस से पहली थ्रेड चलने लगी, तो उसका 1 प्रिंट हो गया। ये जो अधूरा था यहां पे पेंडिंग था ना, तो ये 1 प्रिंट होने लगा। उसके बाद फिर यही अभी चल रहा है, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5। मतलब उतने कम समय में भी इसने ये जल्दी से ये पूरा कोड चला लिया। ठीक है, छोटा सा कोड है ना,
उसको जितना टाइम मिला प्रोसेसर का उतनी देर में उसने पूरा चला दिया, और चला दिया तो ये पूरा पूरा प्रिंट हो गया। और उसके बाद बाय का जो 1 अधूरा था वो प्रिंट हुआ, उसके बाद बाय 2 प्रिंट हुआ, पर बाय 3 बाय 4 बाय 5 कहाँ है? वो इसलिए क्योंकि जो मेन थ्रेड थी वो एंड हो गई, और वो जैसे ही एंड होती है उसके बाद ये टर्मिनेशन वाला मैसेज प्रिंट होता है, जिसका आधा स्टेटमेंट यहां प्रिंट हो चुका था। आधा प्रिंट तब होगा जब मेन थ्रेड को वापस से मौका मिलेगा। ये सब कुछ बीच में हुआ और फिर मेन थ्रेड को वापस से मौका मिला, जिसके कारण ये चल गया, और ये चलने के बाद मेन थ्रेड बंद हो जाती है। और बंद हो जाती है तो उसकी जो चाइल्ड थ्रेड थी वो भी बलि का बकरा बन जाती हैं और वो भी खत्म। इसीलिए ये बाय 2 के आगे बाय 3 बाय 4 नहीं आ पाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी बार भी मैं इसको रन करूंगा ना, इसका बिहेवियर हमेशा यही आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल हैं, किसी को भी पहले मौका मिल सकता है। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो ये कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, सीधे रन कर दो। तो अभी आप देख रहे हो पहले हेलो प्रिंट हो गया। इसका मतलब है पहली वाली जो T1 थ्रेड है उसको पहले मौका मिला, वो हेलो प्रिंट कर पाया था, 1 प्रिंट भी नहीं कर पाया था, और मेन थ्रेड का कोड चलने लगा और एंड हो गया मेन थ्रेड। लेकिन ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, मैसेज जो प्रिंट हो रहा है ये पूरा प्रिंट नहीं हो पाया, बीच में ही है, आधा मैसेज अभी बाद में प्रिंट होगा। लेकिन मौका मिल गया दूसरी T2 वाली थ्रेड को, तो उसने बाय 1 प्रिंट कर दिया, बाय 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस मेन थ्रेड को मौका मिला तो उसने अधूरा स्टेटमेंट पूरा करने की कोशिश की, थोड़ा सा प्रिंट कर पाया और उसका मौका फिर खत्म हो गया, और फिर बाय प्रिंट हुआ, और बाय प्रिंट होने के बाद 3 प्रिंट होता, उसके पहले हेलो वाली जो थ्रेड है T1 वाली थ्रेड, उसका 1 प्रिंट हो गया, फिर ये 3 प्रिंट हुआ T2 थ्रेड का, फिर T2 थ्रेड का बाय 4 बाय 5, और आप देख सकते हो कि उसके बाद मेन थ्रेड चल गई, उसका काम जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही वो टर्मिनेट हो गई। तो वह हेलो वाले बाकी मैसेजेस नहीं दिख रहे आपको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहे हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो वो उसके लिए तो एक लंबा लेक्चर लगेगा। लेकिन हमको समझ में आया कि हम जितनी बार रन कर रहे हैं हमें आउटपुट में थोड़ा वेरिएशन मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम ये चाहते हैं कि जब तक क्योंकि मेन थ्रेड पेरेंट थ्रेड है, T1 T2 उसके अंदर चाइल्ड थ्रेड है, तो मेन थ्रेड अगर खत्म हो जाएगा तो T1 T2 तो अपना काम कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं ऐसा चाहूं कि मेन थ्रेड तब तक एंड ना हो जब तक T1 और T2 अपना काम पूरा ना कर लें, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करो, T1 के पास एक जॉइन मेथड होता है, उसको कॉल कर लें। T2 के पास मतलब थ्रेड के पास एक जॉइन मेथड है, उसको कॉल कर लें। मतलब T1 जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये लाइन के आगे बढ़ेंगे, इस लाइन के आगे का कोड नहीं चलेगा मेन थ्रेड का, ठीक है। तो T2 डॉट जॉइन भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि T1 का जब काम खत्म होगा, T1 थ्रेड का काम खत्म होगा और T2 थ्रेड का काम खत्म होगा, तभी मेन थ्रेड अपना काम आगे चला पाएगी। तो ये वाली लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक ये दोनों के काम खत्म नहीं हो जाते। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर इसके इन डेप्थ में जाएंगे ना तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग सी फीलिंग देगा अगर उतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अभी बहुत सरफेस लेवल पे समझ रहे हैं तो हो सकता है कि सवाल आए मन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ पढ़ने के लिए लंबा समय चाहिए, तब जाके समझ में आते। पर ठीक है, अभी के लिए हमको ये समझ में आ गया कि जॉइन के कारण क्या हो रहा है कि जब तक T1 T2 थ्रेड अपना काम खत्म नहीं कर रही है, मेन थ्रेड अपना काम आगे नहीं बढ़ाएगा। इससे दोबारा से कंपाइल करके और मैं रन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पूरा हेलो वाली थ्रेड भी पूरी चल गई, बाय वाली थ्रेड भी पूरी चल गई, उसके बाद मेन थ्रेड आगे बढ़ती है। ये मैसेज तभी आएगा जब ये दोनों थ्रेड्स चल जाएंगी, उसके बाद ही प्रोग्राम एंड होगा। और ज़रूरी नहीं कि हर बार यही सीक्वेंस हो। हाँ, मेन थ्रेड का ये वाला मैसेज हमेशा लास्ट में आएगा क्योंकि ये T1 डॉट जॉइन और T2 डॉट जॉइन के बाद में। लेकिन ये जो हेलो बाय है ना, ये सीक्वेंस इनका कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये थ्रेडिंग है। अब मैं कंपाइल क्यों कर रहा हूँ दोबारा, ज़रूरत नहीं है। हेलो वाला प्रिंट कर दिया, फिर से मैं चलाता हूँ, अब बाय वाले पहले आ गया, फिर हेलो वाला आ गया, फिर मैं कर रहा हूँ तो हेलो वाला पहले आ गया, फिर बाय वाला आ गया। मतलब आप इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि सीक्वेंस में आने वाला है ये। तो मुझे लगता है कि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इस एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको कुछ आइडिया तो लग गया है। मे बी आप इसको और डेप्थ में पढ़ना चाहो। अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात कहें, और यदि आपको लगता है कि कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपको और ऐसे सीखने, तो मैंने कई सारी सीरीज़ बनाई हुई है, यूट्यूब पे रखी हुई है, इसी चैनल पे रखी हुई है। आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओ, वहाँ मैंने बहुत सारे लिंक्स रखे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपको मज़ा आएगा।
उनको आप देखो, प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप उनको देखो। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ ही कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।